दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो दो दो कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली ये है कियारा आडवाणी की। अच्छा। ये एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। अच्छा। और इस समय बहुत जो है अच्छे अच्छे मल्टी स्टार फिल्मों में काम कर रही हैं। अच्छा। तो बहुत सारे लोग बॉम्बे से हमारे पास कॉल किए थे कि कियारा आडवाणी की एक बार कुंडली जो है वो पढ़िए, और ठीक। तो हम कहे कि जो है इनकी पढ़वाते हैं। कियारा आडवाणी, बॉलीवुड एक्ट्रेस। तो कियारा आडवाणी की जन्म कुंडली है तुला लग्न और सिंह राशि की। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश चर में है और अष्टमेश का शुक्र चर में है, ये दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये मध्यायु हो गई। और शनि चर में है और चंद्रमा स्थिर में है, मध्यायु हो गई। तो ये कियारा आडवाणी की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। ठीक है। अब इसमें राजयोग देखो। तो लग्नेश शुक्र दसम घर में बैठा है, कर्क राशि में, है ना। है तो नीचाभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, उससे 2 राशि पीछे बैठा है, लेकिन ठीक है, एक राजयोग है लग्नेश दसम में। ठीक है। और पंचमेश का शनि चौथे घर में आ गया, मकर राशि में, अपनी ही राशि में, दूसरा एक ये राजयोग हो गया केंद्र त्रिकोण का। भाग्येश का बुध आया, नवमेश आया दसम घर में बुध। ठीक है। ये उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि है, उससे 2 राशि पीछे है। एक ये राजयोग बन गया यहाँ पर। तो ये 3 राजयोग बड़े अच्छे राजयोग हैं इस जन्म कुंडली के। कि लग्नेश शुक्र दसम घर में, पंचमेश का शनि चतुर्थ घर में, है ना, 2 राजयोग, और भाग्येश बुध, नवमेश बुध दसम घर में, ये 3 बड़े राजयोग हो गए। ठीक है। ये तो हो गया इनकी। धन भाव का मालिक 8वें घर में बैठा है, वृषभ राशि में है, तो नीचाभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि है, उससे 2 राशि पीछे है, लेकिन ये धन भाव को देख रहा है, इसलिए धन की तो कोई कमी नहीं रहेगी। ये बहुत बहुत जो है संपन्न परिवार में पैदा हुआ। हाँ। और चौथे घर में शनि स्वग्रही बैठा है। यहाँ पर शुक्र की, सूर्य की, बुध की दृष्टि आ रही हो, एक अलग बात है, लेकिन चौथे घर का शनि स्वग्रही है मकर राशि का, तो इनको मान सम्मान, है ना, भूमि भवन वाहन, इनकी कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये तो है। ये रहेगी, प्रसिद्धि भी खूब होगी, क्योंकि सूर्य भी बलवान है दसम घर में, सिंह इसकी अपनी राशि है, उससे 1 राशि पीछे बैठा है। तो इस तरह से ये जन्म कुंडली हमारे हिसाब से अच्छा ये ठीक है। एक चीज और देखो। अच्छा। कि लग्न से 8वें मंगल बैठा है, तो लग्न से तो ये मांगलिक हो गई।
शुक्र से 11वें घर में बैठा है और चंद्रमा से 7, 8, 9, 10, चंद्रमा से 10 में, इसलिए ये मंगल उतना प्रभाव नहीं डालेगा मांगलिक होने का, है ना, क्योंकि लग्न से ही मांगलिक है। तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई है ना। बाकी 10वें घर में एक सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बना रहा है। तो जब बुध का नवमेश का 10वें घर में एक राजयोग मिल ही रहा है ना, और सूर्य लाभ भाव का मालिक है, तो उस बुधादित्य योग का कोई अर्थ नहीं है। उससे बड़ा राजयोग है ना? हाँ, उससे बड़ा ये राजयोग है, नवमेश 10वें में बुध गया। तो इस तरह से ये जन्म कुंडली ठीक है। अच्छा, हम उनके बारे में आपको बताते हैं। ये जो है मुकेश अंबानी की बेटी है ईशा अंबानी, ये उनकी फ्रेंड थी। अच्छा। कियारा आडवाणी। तो ये बहुत ही संपन्न परिवार की है। तो देखिए कुंडली में जो राजयोग है उनसे ये पता चल रहा है ना। हाँ। 3 राजयोग हैं। या तो ये संपन्न परिवार में पैदा होती और नहीं तो ये संपन्न हो ही जाती किसी न किसी तरीके से। अच्छा, और इस समय इनकी जो महादशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है। हाँ, अभी 22 में खत्म हो जाएगी। 22 में खत्म हो जाएगी, फिर चंद्रमा की आ जाएगी, दशमेश की ही आ जाएगी दशा। अच्छा। है ना। तो वो भी ठीक है दशा। अच्छा। फिर मंगल की आ जाएगी। ये मंगल 8वें घर में बैठा, थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अच्छा। वो भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मध्य के कालखंड में जन्म कुंडली है, तो इतना प्रभावित भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब मेहनत बहुत करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह तो हो सकता है उसी में अपना प्रॉब्लम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो दशमेश की महादशा चल रही है। दशमेश की चल रही, वो ठीक है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, लाभ भाव में है, और गुरु के साथ बैठा है, ठीक है। तो ठीक है वहाँ पे स्थिति इसकी। तो इसका इनका करियर जो है वो ठीक ठाक चलेगा। हाँ, करियर बढ़िया चलेगा, लंबा चलेगा। हाँ, करियर लंबा चलेगा, क्योंकि दशमेश इनका स्थिर राशि में, सिंह राशि में बैठा है ना। इसी वजह से इनको बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही हैं। हाँ, तो करियर तो इनका लंबा होगा। बड़े प्रोड्यूसर्स, हाँ, बड़े डायरेक्टर और बड़े एक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, सप्तमेश इनका वैवाहिक स्थिति का, ये 8वें घर में मंगल आ गया। तो विवाह में देरी होगी। अच्छा। हाँ, 30 साल की ये हो गई है। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, और राहु की एक दृष्टि यहाँ आ रही 7वें घर पे, ठीक है। 7, 8, 9, गुरु की भी एक आ रही है ना। तो राहु गुरु की 2 दृष्टि यहाँ पे 7वें घर पे आ रही हैं। तो इसके कारण विवाह बाधा योग भी है और थोड़ा देरी का स्वभाव भी हो सकता है। एक से अधिक विवाह भी, अच्छा, उसकी भी संभावना इसमें दिखती है जन्म कुंडली में। बाकी हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली बहुत। इसमें एक चीज देखिए कि जैसे ये अभी एक्ट्रेस हैं, तो अब इतने मतलब प्रतिभाशाली तो है ही, साथ में संपन्न भी है। तो जब कोई एक्टर बहुत प्रतिभाशाली और साथ में संपन्न होता है, तो ज्यादातर उसका करियर मोड़ लेता है और वो प्रोड्यूसर बन जाता है, फिल्मों का फाइनेंसर बन जाता है। हाँ, नहीं, प्रोड्यूसर उसका अपना प्रोडक्शन हाउस होता है। प्रोड्यूसर तो हो सकती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि दशमेश चंद्रमा इनका गुरु के साथ है सिंह राशि के अंदर, है नहीं। तो प्रोड्यूसर हो सकती है। अच्छा। लेकिन प्रोड्यूसर से ज्यादा इनकी एक्टिंग का करियर चलेगा। तो ये भी हो सकता है एक्टिंग करती रहें और साथ में फिल्मों में पैसा लगाएं। हाँ, वो तो होता ही रहता, प्रोड्यूस करती रहेंगे, फाइनेंस करती रहेंगे। तो बहुत, जैसे एक एक्ट्रेस है उनकी, विराट कोहली की वाइफ जो अनुष्का शर्मा, तो उनका अपना प्रोडक्शन हाउस वगैरह अब चलता है। तो वो तो भविष्य में हो सकता है, कोई खास बात नहीं। तो उस हिसाब से ये जन्म कुंडली हमारे हिसाब से। और इसमें कुछ देखिए जरा, ये बहुत अच्छी है। कुछ और ऐसा कुछ दिख रहा हो आपको कि जो है इस जन्म कुंडली में और बाकी कुंडलियों से कुछ डिफरेंट हो? नहीं, बाकी कुंडलियों से और कोई डिफरेंट हमें नहीं दिखता है। अच्छा, ये पंचमेश जैसे चतुर्थ भाव में आया है, हाँ, तो इसका फल एकदम वैसे ही होगा जैसे नवमेश दशम में आया है? बिल्कुल वैसे होगा है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल वैसे होगा। वहाँ पे कोई अड़चन नहीं है। और ये मान सम्मान है नहीं, भूमि भवन वाहन, इससे पूरी तरह से संपन्नता होगी। अच्छा। हाँ, प्रसिद्धि भी खूब होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, एक फॉर्मूला चलता है बहुत पुराने शास्त्रों का, आप ही बताए थे कि ये द्वितीय भाव धन भाव हुआ, ये अष्टम भाव जो है वो
पैतृक संपत्ति का भी भाव। हाँ। तो धनेश अगर पैतृक संपत्ति के घर वाले भाव में बैठेगा, हाँ, तो पैतृक संपत्ति के मिलने के चांस बनेंगे। या अष्टमेश धन भाव में चला जाएगा। हाँ। ऐसा भी कोई फार्मूला है? हाँ। क्या है वो? उसके बारे में जरा थोड़ी डिटेल बताइए इसी कुंडली के ऊपर। पैतृक संपत्ति है नहीं, और प्राचीन काल के ग्रंथों के अनुसार गड़ा हुआ धन। अच्छा। तो अब कोई धन गाड़ के तो रखता नहीं। हाँ, गाड़ के तो रखता नहीं। तो अब पैतृक संपत्ति देखी जाती है। और शोध देखा जाता है 8वें घर से, रिसर्च। अच्छा। हाँ। तो पैतृक संपत्ति तो इनको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि अपने एक्टिंग में है नी ये शोध करेंगी। अच्छा। हाँ। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी फिल्में ये करेंगी जैसे स्मिता पाटिल, अच्छा, शबाना आजमी, है नी, जैसी जो वो जो शोध वाली फिल्में करती। हाँ, शोध वाली जो फिल्में करती थी, तो वैसी ही कुछ इनकी भविष्य में इसकी संभावना है। हाँ, ये चीज हो सकती है। बाकी हमारे हिसाब से बढ़िया जन्म कुंडली है। तीसरे घर का राहु भी ठीक है, नवम घर का केतु भी ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। हाँ? लग्न पे देखो तो केतु की एक दृष्टि आ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है, बस। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे इसी कुंडली पे से हमारे दिमाग में सवाल आ गया कि जैसे इस कुंडली पर भी वो गज केसरी योग बहुत ज्यादा तो कोई काम करेगा नहीं, क्योंकि गुरु का वो 11वें घर में गुरु बैठा है ना, और गुरु कोई अच्छे भाव का स्वामी नहीं। और गुरु तुला लग्न में अकारक ग्रह माना जाता है, तृतीय कष्ट होने का। ये तो एक तो ये वाला हो गया। दूसरी चीज है नवम भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु की जरा बारे में अभी तक हम लोग बहुत डिस्कस नहीं किए कभी, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए इसी में कि केतु अगर नवम त्रिकोण में बैठेगा। केतु अगर नवम त्रिकोण में बैठेगा है नी, तो इसके तीनों हम त्रिकोण बता देते हैं। केतु हाँ, जैसे केतु लग्न में बैठे, ठीक है, तो आदमी की अपनी सोच पैरानॉर्मल होगी। अच्छा। हाँ। तो केतु क्या करता है, हमेशा बहुत सारे दिव्य स्वप्न भी दिखाता है। अच्छा। हाँ। धर्म से भी जोड़ता है। धार्मिक चीजें उसको अच्छी लगती हैं। और जब ये लग्न में बैठेगा तो शरीर में जो शरीर का मनोविज्ञान है, मन का, उसमें भी परिवर्तन करता रहता है। अच्छा। हाँ, स्थिर नहीं रहने देता। हाँ। अच्छा, यही केतु अगर पंचम में आ जाएगा तो यहाँ पेट को डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो अगर डाइजेशन को भी डिस्टर्ब कर सकता है और एंडोक्राइन को भी नहीं। अच्छा, केवल डाइजेशन। हाँ, डाइजेशन को। एक तो ये चीज है। दूसरी है कि ये पुत्र बाधा योग बनाता है। अच्छा। संतान बाधा योग देगा पंचम में। हायर एजुकेशन में बाधा डालेगा अगर ये पंचम में बैठ गया, ठीक है। तो उस पंचम के इतने ही भाव होते हैं, है ना। और ये पंचम घर बुद्धि का भी होता है, तो बुद्धि को भी ये फ्लक्चुएट करेगा, स्थिर नहीं रहने देगा। अब इस केतु ये नवम घर में इसमें आया, ठीक है। मिथुन का केतु है, मिथुन राशि में बैठा है। तो अब ये नवम घर में क्या करेगा? नवम घर माना जाता है भाग्य का, प्रारब्ध का, है नहीं। तो ये इनके साथ कुछ चीजें ऐसी होंगी कि ये जो करना चाहती होंगी अपनी मेहनत से, है नहीं, उसमें इनके प्रारब्ध के कारण बाधा पड़ेगी, है नहीं। बाधा इस कारण पड़ेगी कि पराक्रम के घर में राहु भी बैठा है ना। तो एक तो ये राहु समस्या देगा, पराक्रम को शिथिल करेगा। हाँ, जबकि देखो तो गुरु की 1 2 3 4 5 गुरु की यहाँ दृष्टि आ रही पराक्रम के घर पे, है ना। तो गुरु इसको कंट्रोल तो करेगा राहु को, लेकिन चूंकि पराक्रम में कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होगा। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी जिनके नवम घर में केतु बैठता है, उनकी लाइफ साइकिल जो है पूरे जीवन चक्र उसको विधि नियंत्रित करती है। विधि का मतलब विधाता मतलब कुदरत नियंत्रित करेगी। हाँ, कुदरत मतलब वो जैसा चाहेंगे जीवन वैसा कम बनेगा। अच्छा। हाँ। जैसा
कुदरत के अधीन होगा वैसा ज्यादा बनेगा, वैसे ज्यादा बनेगा। वो मेहनत चाहे जितनी करे, मेहनत चाहे जितनी करे। अच्छा। तो इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि केतु का अगर कोई साइड इफेक्ट है इस तरह का, है नहीं, जैसे केतु यहाँ लग्न में शुक्र को देख रहा है, तुला राशि को, ठीक है, तो सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम, कभी थोड़ी बहुत डिप्रेशन जैसी समस्या, लेकिन 3 इसमें बड़े राजयोग हैं। इस कारण से केतु या राहु इस जन्म कुंडली पे उतनी समस्याएं नहीं बना पाएगा। हाँ, मतलब ये है कि अगर कुंडली के अंदर बहुत बड़े राजयोग नहीं हैं तो राहु केतु कहीं भी बैठे होंगे वो डिस्टर्ब करके पूरी कुंडली खराब ही कर देंगे, वो परेशान करेंगे, है ना। इसके चांस बहुत होते हैं, उसके बहुत होते हैं। और अगर उनकी महादशा आ गई तब तो और ज्यादा बेड़ा और गड़बड़ करेंगे। तो इसमें चूंकि केतु और राहु की कोई महादशा है नहीं अभी, राजयोग बड़े बड़े और 3 बड़े राजयोग हैं। इस कारण ये जन्म कुंडली अपने आप में, तो यानी कि ये है कि केंद्र त्रिकोण के अगर कुंडली में राजयोग बने हो तो वो बहुत सारे जो विकार होते हैं कुंडली के अंदर उनको वो खत्म कर देता है ना। ये तो होता है। तो अच्छा, ये एक सवाल ऐसे हमारे दिमाग में आ गया कि अब मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, अब माँ बाप को तो कुछ पता नहीं है, वो तो कुंडली जब बनी तो राजयोग देखे, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इससे तो बेटर आप क्या वो प्रमोट करेंगे इस बात को कि माँ बाप जो है उन नक्षत्रों में, उस ग्रह दशाओं में ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेकर और बच्चे का जन्म करवाएं बाकायदा। हाँ, आपने एक बार चर्चा की थी हल्की सी, लेकिन उसमें एक दूसरी समस्या है। क्या? कि उसमें जो सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं, है नी, तो प्राचीन काल में उसका एक नियम था। अच्छा। कि कब गर्भाधान होना चाहिए, है नी, क्योंकि मूल तो यही, जबकि बीज कब बोया जाएगा, हाँ ठीक, उसी किस मुहूर्त में, ठीक है, तो जिस मुहूर्त में बीज बोया जाएगा 9 महीने के बाद फल भी तो उसी के अनुसार मिलेगा। तो अब प्राचीन व्यवस्था तो है नहीं, तो आजकल लोग एक शॉर्टकट बनाए हैं, सिजेरियन बच्चा पैदा कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर के। और फायदा कुछ नहीं होता, शुभ मुहूर्त में नहीं होता है। हाँ, नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन तो प्रकृति में हो ही जाता है इंसान के द्वारा, ठीक है नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर मान लो किसी स्त्री की दोनों ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, IVF कराते हैं, हाँ, बच्चा पैदा कर लेते हैं, ठीक है। तो बस उतना ही चांस इसमें भी मिलेगा। अच्छा, हाँ। तो आपके हिसाब से अगर 16 संस्कार का वो सब कराया जाए गर्भाधान वाला, मतलब कि किस समय पर विवाह के बाद किस समय पर जो है वो संभोग करना है, किस समय पर जो ये जो बाकी के 9 महीने में सब सिस्टम है, और उसके बाद किस समय पर बच्चे पैदा करना है। तो वो एक वैदिक विधान था सनातन धर्म का। तो ये जो गुरुकुल में राजा अपने बच्चों को भेजते थे, वो इस कारण से वहाँ ये बच्चे सीखते थे ये सारी चीजें। तो इसी वजह से अच्छा, ये हमने एक चीज देखी, अमीरों के घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके कुंडलियों में राजयोग सबके में होते हैं, और मिडिल क्लास या लोअर क्लास में जो पैदा होते हैं उसमें 5 बच्चों में भी राजयोग नहीं दिखता जल्दी। तो इसका कारण वही है क्या? कारण वही है, यानी कि एक बार लाइन सेट हो गई तो हमेशा अच्छी बनेगी, तो उसी पे चलेगी। अब इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन होता है, क्या? जो हमने अपने शोध में भी देखा है कि हर नेचर, प्रकृति क्या करती है कि हर तीसरी पीढ़ी में कोई चीज कन्वर्ट करती है। हर तीसरी पीढ़ी? अच्छा, यानी कि जैसे पिता है, ठीक है, तो पिता का पुत्र हुआ, 2 तक तो वो रन करेगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है, और जब उस दादा का पोता होगा, है नी, तो वो जो तीसरी पीढ़ी होगी उसमें दोनों से थोड़ा सा पृथकता हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगा। 2 चीजें हो सकती हैं बहुत बड़ी। क्या? तीसरी पीढ़ी पूरी प्रॉपर्टी को समाप्त भी कर सकती है, और तीसरी पीढ़ी उस प्रॉपर्टी को दुगना भी कर सकती है। अच्छा, ये आपके शोध में है? ये है हमारे शोध में। अच्छा, तो हमेशा तीसरी पीढ़ी के बच्चों के पालन पोषण पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए माता पिता को। अच्छा, क्योंकि तीसरी पीढ़ी ही उनके 2 पीढ़ियों का सारा भविष्य वो आगे निर्धारित करेगी आगे के लिए। ये होता है। ये तो बहुत ही मतलब जानकारी जो है वो है।
इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि साइंस के हिसाब से जो इनहेरिटेंस की फॉर्मूला चल रहा है, डार्विन और ये सब जो देते थे कि कुछ गुण धर्म लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, तो उसमें तीसरी पीढ़ी में कुछ चेंजेस आएंगे। हाँ, वो परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से होगा। अच्छा। चाहे जहां पर इसको अप्लाई करके चेक करो। ये तो है ही नहीं कहीं कि इसमें आजकल की नई, मतलब यहाँ से 1000 साल की नई किताबों में नहीं है, नहीं। और ना ही ये महाराज भृगु ने कहीं बताया है, पराशर की जैमिनी सूत्रम में वगैरह में हमने शोध करके देखा है इसको। ये आपका अपना वो है, हमने अपना शोध किया है, रिसर्च का वर्क। हाँ, कि जिनकी जन्म कुंडलियां देखी उनकी 3 पीढ़ी तक के मैंने चेक किया। अच्छा, है ना? तो मैंने ये पाया है कि 2 पीढ़ी तक तो गुणधर्म समान चलता है, थोड़ा बहुत बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। ठीक है। तीसरी पीढ़ी उसको रिवर्स करती है, या तो अपवर्ड में ले जाती है, डाउनफॉल में ले जाती है। तो इसका मतलब है कि आपकी इस रिसर्च को अगर ध्यान दिया जाए तो जिन जिन पीढ़ियों में अचानक से सारी संपत्ति समाप्त हो गई या बढ़ गई, वो तीसरी ही पीढ़ी होगी। तीसरी ही पीढ़ी। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज जो है आप बताएं। ये तो मतलब अच्छी चीज, इसको जब पब्लिक सुनेगी तो वो अपने घरों में इस्तेमाल करना शुरू करेगी कि वो कैलकुलेट करेंगे। तो भाई ये साइंस है काहे के लिए? ये साइंस इसीलिए है कि जैसे कोई है, जैसे मैं रिसर्च करता हूँ, है नहीं, परिवारों को देखता हूँ, उनकी जन्म कुंडली जैसे मैंने पढ़ी, तो मैं 3 पीढ़ी तक की रिसर्च करके चेक करता हूँ कि इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। अच्छा। पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी, है ना? सही बात। तो इस तरह से ये तो सही चीज होता है। ये तो आज की जितनी भी, और ये नेचुरल, ये मतलब नेचर का फेनोमेना है। अच्छा। हाँ, ये कोई इंसान नहीं बना सकता। कुदरती गेम चल रहा है जिसकी जो है डिस्कवरी होती है। तो ये मेरे द्वारा खोजी। हमको लगता है जितनी अभी तक की कुंडलियां पढ़ी गई उसमें में से सबसे एकदम विलक्षण चीज आप बताए हैं। तो ये मैंने इसको खोजा है इसी ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि मेरे हिसाब से ये साइंस है। और इसमें मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत शोध करना चाहिए, बहुत शोध बाकी है। अभी तो हमको फंडामेंटल रेशियो ने दिए, लेकिन आज जिस तरह का समय है, परिस्थितियां हैं, देश काल परिस्थिति, उसके अनुसार शोध बहुत आवश्यक है ना? ठीक बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बस वो इस कुंडली से रिलेटेड नहीं है, वो जीवन के अच्छे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आपका अपना जो जीवन का निचोड़ है, जितनी भी आपका अपना ज्ञान है और अपना जो पर्सनल निचोड़ है, उसके आधार पे आप बताइए कि जो खान पान की व्यवस्था चल रही है शहरों में और देहातों में, इसमें शहरों में ज्यादातर वो खाया जाता है रिफाइंड ऑयल, देहातों में ज्यादातर घी खाया जाता है। सिर्फ एक लाइन में बताइएगा कि रिफाइंड ऑयल से घी बेटर है कि नहीं? हमारे हिसाब से यदि आज के समय में किसी को अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है और अपने रोगों से लड़ने के लिए, जो बाहरी रोग आते हैं, उसके विरुद्ध अपना जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना है, तो शुद्ध सरसों का तेल, ठीक, और शुद्ध देसी घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए अपने भोजन में। अब ये बाकी रिसर्च का विषय है कि कहाँ मिले, कैसे मिले। हाँ, ये बाकी अपने वो ढूंढे अपना। ठीक बात। चलिए, ये कियारा आडवाणी की कुंडली कुल मिला के, क्योंकि मैं अपने लिए जो प्रयोग करता हूँ वो सिर्फ शुद्ध कड़वा तेल, सरसों का तेल और शुद्ध देसी घी, बस। ठीक है, सही। तो बाकी आज बढ़िया आपने चीजें बताई। एक तो वो वाली बढ़िया अच्छी रिसर्च वर्क बताई। ये बाकी ये कुंडली, अब देखिए राजा की बेटी की कुंडली देख रहे हैं हम लोग, तो अच्छी बातें जो है वो उसी के साथ में लपेट के आती हैं। ये मुकेश अंबानी के परिवार में इनके परिवार का आना जाना है। बहुत ही जो है समृद्ध लोग हैं ये, और फिल्मों में काम भी कर रहे हैं। तो देखिए कुंडली भी मजबूत है पूरी, है नहीं? तो ठीक है फिर, है नहीं? चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों,
को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम बिनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. प्रेगनेंसी और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो, कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।